अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अब्दुल समद कुरैशी है, जैसे कि आप जानते हैं, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मीटिंग में खबर शहज़ाद, जो कि ऑस्ट्रिया में होते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सीनियर्स के साथ जो है वो मीटअप करने की कोशिश करूँगा वर्चुअल, और आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं उन तक पहुँचाऊँगा और उनसे आंसर लेके आप तक डिलीवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर भई, आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और मैं तकरीबन 7 साल से ऑस्ट्रिया में हूँ। मैंने अपना मास्टर यहाँ से ख़त्म किया है और उसके बाद 5 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए और आई गॉट माय पीआर और बस अब तो मैं मतलब काइंड ऑफ सेमी रेज़िडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट्स जो मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के ऑस्ट्रिया की तरफ क्यों जाएँ? तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बता दें कि उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर वो ऑस्ट्रिया में स्टडी के लिए आएँगे तो? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने आपने जो क्वेश्चन किया ना आई टेक इट लाइक दिस कि आइदर यू गो टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ या आइदर यू गो टू यूरोप, या ठीक है? मतलब या टू टेक इट ऑन अ बिगर लेवल, ठीक है? तो सबसे पहले तो यार जो लोग इन मुल्कों को छोड़ के यूरोप की तरफ रुख करते हैं, उनका सबसे पहले तो रीज़न ये होती है कि दे नो द सिचुएशन ऑफ दीज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। वहाँ ऑलरेडी जो मामलात हैं ना, वो काफ़ी एशियंस की तरफ ज जा चुके हैं। आपको खुद भी पता है यूके में कितने सारे एशियंस हैं, क्या कुछ है। वो कुछ इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यूरोप का रुख करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे सोशल लाइफ और सोशल बेनिफिट्स आपको यूरोप में मिलते हैं, वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में नहीं मिलते, ठीक है? आपको अपने पता है एनएचएस का क्या हाल है अभी एज मेडिकल के हिसाब से सारा कुछ, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस दे कवर अप एवरीथिंग, ठीक है? फॉर स्टूडेंट लेट इफ आई से फॉर अ स्टूडेंट इट्स जस्ट 64 यूरोज़ अ मंथ और स्टूडेंट को टोटल उसका इलाज फ्री है, टोटल सब कुछ एंड ऑल मेडिसिन्स इवन जो महँगी मेडिसिन्स हैं दे आर नाउ 6 यूरोज़ ऑन योर इंश्योरेंस कार्ड। तो इस किस्म के सोशल बेनिफिट्स जो है ना वो आपको ये वाली कंट्रीज़ नहीं देती बट यूरोप आपको देता है। प्लस उसके बाद सोशल बेनिफिट कंट्रीज़ हैं। मतलब जैसे अब मैं अब अभी की बात करूँ तो आई गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर माय चिल्ड्रन, आई गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर माय सब कुछ और प्लस यहाँ पे जो है कुछ लोगों के लिए मामलात ये हैं कि पीआर कुछ आसान है मामलात। मतलब इट्स लेंथी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यू गेट अ जॉब उसके बाद अब सेटलमेंट अच्छे हो जाते हैं, पॉपुलेशन एशियंस की कम है, लोग कम रुख करते थे यूरोप का पहले, अब तो खैर मामलात बदल गए हैं। तो इट वाज़ क्वाइट ईज़ी एकदम इन द पास्ट जो अब थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन इस वजह से लोग मोस्टली जो है यूरोप की तरफ रुख करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैचलर के लिए भी आ सकते हैं, सिर्फ़ मास्टर्स के लिए ही आपको ऑस्ट्रिया में जो है वो एडमिशन मिलते हैं हर आजकल? हर चीज़ के लिए आ सकते हैं, बैचलर के लिए भी आ सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन बैचलर के लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है काम। वो इसलिए मुश्किल होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ बहुत कम है पहली बात और दूसरा ये है कि फिर वो आपकी एक्रीडेशन देखते हैं फॉर द बैचलर्स में कि आप आपने सॉरी एफएससी में क्या-क्या कुछ पढ़ा हुआ है। वो उसको चेक करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं और फिर वो अपने कोर्स के रेलेवेंस में आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करके देते हैं कि दीज़ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ आइदर यू हैव टू टेक या इनका एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा ज़रा महँगा काम होता है, थोड़ा मुश्किल काम भी होता है पहली बात और दूसरी ये होती है कि मोस्टली जो कोर्स है जर्मन में, फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 1 साल का जर्मन कोर्स करें। मतलब यू रेस जर्मन के लेवल है, जैसे इंग्लिश के लेवल है A1, A2, B1, B2 तो देन वो आपको रिकमेंड करता है कि आप B1 लेवल तक या A2 लेवल तक जर्मन क्लियर करें, उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स होता है, वो करके तो फिर आप बैचलर में आते हैं। यू कैन गो फॉर ठीक बोथ। है। तो इसका थोड़ा-सा प्रोसेस मुझे बता दें। एज़ पर माय नॉलेज ये थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है, और कितना अर्सा ऑस्ट्रिया लग जाता है का वीज़ा जो है बनने में, काफ़ी काफ़ी एडमिशन में? काफ़ी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। मतलब रफली यू नीड आजकल 1 साल सवा साल अगर मैं आज की बात करूँ, जो लोग आज अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो दे कैन कंसीडर विंटर 24 मतलब सितंबर 24 से पहले वो नहीं आ सकते। क्योंकि थोड़ा-सा ज़रा ऑस्ट्रिया ने अपने प्रोसेस को चेंज किया है। इन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑनलाइन शुरू किया जो इससे पहले नहीं था, पिछले साल में आखिरी क्वार्टर में ये आया है और इसके पीछे वजह ये थी कि टू लिमिट द साइज़ ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे या आना चाह रहे थे। जर्मन मॉडल है, जर्मनी ऐसे ही करता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को अपॉइंटमेंट देता है वेरिफिकेशन की या लीगलाइज़ेशन की, लेट्स सपोज़ जो हमारी है। उसके बाद कुछ हद तक उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो लीगलाइज़ तक जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो रेज़िडेंस परमिट तक जा सकता है, आरपी तक या वीज़ा तक जा सकता है। तो उन्होंने जर्मन मॉडल को अप्लाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लिमिट कर लिए। ठीक है? अब इनको पता है कि हमने इतने स्टूडेंट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट दी है, उनमें से इतने परसेंट स्टूडेंट आगे तक जाएँगे, इतने परसेंट स्टूडेंट का एडमिशन होगा और इतने परसेंट स्टूडेंट आगे जा सकेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज़्म। पहले ऐसा नहीं था, पहले यू ईमेल देम, दे गिव यू अपॉइंटमेंट सब कुछ ओके था। अब
आज अगर आप अपॉइंटमेंट देखो तभी वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। सितंबर तक की अपॉइंटमेंट्स बुक है, सितंबर 23 तक। अगर आपने आज वेरिफिकेशन अपनी डॉक्यूमेंट्स की स्टार्ट करानी है, सेकंड वीक ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है न्यू अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी, तो वो आपको मिलेंगी अक्टूबर में जाके। तो प्रोसेस जो आप पूछ रहे थे वो यही था, पहले आपको डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने होते हैं ऑस्ट्रियन एम्बेसी से, उसके लिए पहले वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, फिर लीगलाइजेशन होती है। उसके बाद आप आरपी फाइल करते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाते हैं, सॉरी, फिर आप एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेटर आता है, फिर आप रेजिडेंस परमिट फाइल करते हैं, रेजिडेंस परमिट के बाद आपको वीजा डी फाइल करना होता है। वीजा डी जो होता है उस पे आप ट्रेवल करके आते हैं, आपका आरपी कार्ड इधर ही पड़ा होता है, देन यू कम हियर और फिर अपना आरपी कार्ड कलेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज की फीस वगैरह कितनी होती है बैचलर और मास्टर्स हाँ, के लिए एक ऑस्ट्रिया में? एक सवाल जो आपका, जो पहले मैं सही तरह जवाब नहीं दे सका, सॉरी, उसमें ये पॉइंट मिस कर गया। बल्कि कि लोग यूरोप का इसलिए विरोध करते हैं कि यहाँ पे फीसेस बहुत कम होती है एज कंपैरिजन टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ठीक है, मैं पहले सॉरी ये पॉइंट भूल गया। सबसे मेन पॉइंट ये होता है ये कि उनको जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी कम है। मतलब अब जाके ऑस्ट्रिया ने, मैंने तो फ्री में पढ़ा, ऑस्ट्रिया ने अब जाके फीस स्टार्ट की है 750 यूरोस पर मंथ, पर सेमेस्टर, सॉरी, उनकी फीस है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अब जाके फीस का मैकेनिज्म शुरू किया। तो मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते थे तो वो यही था कि फीसेस नहीं थी या बहुत कम थी। हमने सिर्फ स्टूडेंट यूनियन की फीस देनी होती थी, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, 20 यूरो पर सेमेस्टर थी वो। और वो आपको फिर हेल्प करती है अगर आपको कोई मसले हो या कुछ हो, तो दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन फीसेस अभी भी यूरोप पूरे में जरा थोड़े लो लेवल पे हैं। 750 यूरोस ऑस्ट्रिया में, तो 750 यूरोस अब सेमेस्टर है तकरीबन। ठीक है, तो एक सेमेस्टर की दे के आप जा सकते हैं पाकिस्तान से, या आपको 2 की देनी पाकिस- पड़ती है? पाकिस्तान से आपको कोई सेमेस्टर की फीस नहीं देनी होती, आप यहाँ आके पे कर सकते हैं। अच्छा, इट्स क्वाइट ईज़ी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं पहले फीस, कुछ नहीं लेती। कुछ मतलब जब आपका अराइवल होता है देन यू कैन पे। क्योंकि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बैरियर तो आता होगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब के हवाले से उनको किस टाइप की जॉब मिल जाती हैं और कितनी वो अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ, अपने एक्सपेंस वगैरह वो मीट अप कर सकते हैं वहाँ पे? यार एक जर्मन लैंग्वेज का बैरियर तो है, डेफिनेटली काफी बड़ा बैरियर है ये, कोई छोटा बैरियर भी नहीं है। और अगर आप इसको ओवरकम कर लो तो फिर स्काई इज द लिमिट आपके सामने। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जर्मन अपनी नहीं कवर की, मेरी कवर की मैंने जाके जब मैंने जॉब स्टार्ट की है। मैंने सिंगल कोर्सेज लिए, उससे काफी जर्मन इंप्रूव की। तो अब मेरे लिए जर्मन मार्केट और सारा कुछ आपको पता है, आप मुझे जानते हो काफी टाइम से। मैंने अभी जर्मनी में एक प्रोजेक्ट खत्म किया, उसका मतलब ये है कि मेरी जर्मन कुछ बेहतर थी तो दे पुट मी देयर। मतलब फिर आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो जब आते हैं स्टार्ट में, तो उनको ज़ाहिर और जॉब्स ही करनी होती हैं। मतलब लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनको बड़े सारे मसाइल होते हैं। कुछ लोगों को मिल भी जाती है इंग्लिश स्पीकिंग, एक दो को मिली भी हैं। मतलब मैं जानता हूँ पर्सनली जिनको इंटेल में जॉब मिली, आगे पीछे कुछ दे दे आल्सो स्टार्ट अर्निंग गुड। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो आके पार्ट टाइम जॉब ही करता है। और पार्ट टाइम में इट डिपेंड्स, कुछ लोग डिलीवरीज भी करते हैं, कुछ लोग पैकेज सॉर्टिंग करते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छी जॉब्स करते हैं। आपको स्टार्ट में ड्राइविंग लाइसेंस का मसला होता है, वो ना हो तो फिर आप ज़ाहिर है फिर वो डिलीवरीज वाली इस तरह नहीं कर सकते। जो जो हमारी फूड डिलीवरीज हैं वो आपको स्टार्ट में इस तरह केटर नहीं करती। एज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो आपको अपने वेयर हाउस में कहीं पे एडजस्ट कर लेती हैं, बट आपको डिलीवरी जॉब नहीं देती फॉरन से। लेकिन स्टूडेंट मैनेज करते हैं कुछ ना कुछ आके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मामलात करते हैं, और डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की अपनी अपनी माइंड किस तरह उसको यूज कर रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर रहा है। कुछ लोगों ने आके ई कॉमर्स में काम करना शुरू कर दिया है, अमेजोन से कुछ करना शुरू कर दिया, तो दे आर गुड। कुछ ये भी स्टूडेंट मैं जानता हूँ यहाँ पे पर्सनली, वो आके सेकंड हैंड फोन लेते हैं, उनको सेट करके थोड़ा सा 5, 10, 15, 20 यूरो ऊपर करके या 50 यूरो ऊपर करके दे मैनेज सम। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लगा हुआ है, जैसे जैसे जिसकी कोई मामला चल रहा है। बट तो स्टूडेंट जो वहाँ आपने पे बात बात की, सॉरी मैंने आपको काटा, जो आपने भाई, बात की कि अर्निंग का क्या हिसाब किताब है, तो स्टूडेंट मोस्टली आजकल जो और जॉब कर रहा है ना 20 आवर्स अ वीक वाली, जो उस पर तकरीबन 850 टू 1000 यूरो के दरमियान मिल रहा है उसको। और उससे कम भी मिल रहा है डिपेंडिंग ऑन द जॉब, नेचर ऑफ द जॉब। अखबारें बहुत सारे वो तो है ही पाकिस्तानी के पास पूरे यूरोप में, तो वो तो आपको यूं मिल जाती है इफ यू वांट। लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट वन, सुबह आपको 2 घंटे जाना पड़ता है, बट इट्स अ रियली डिफिकल्ट वन। वो आपको 650, 700 यूरो बना देती है, बट इट्स अ डिफिकल्ट वन। इतनी ठंड में सुबह जाना मुश्किल होता है। तो बाकी अकोमोडेशन और ट्रैवल और ग्रोसरी वगैरह पर मंथ कितनी आ जाती है एक स्टूडेंट जो एक्सपेंस अगर यार करना यहाँ चाहे पे तो? आपका मोस्टली जो एक्सपेंस का शेयर होता है ना, वो आपकी अकोमोडेशन ही लेती है। जो मेरे टाइम तक तो 300 यूरोस तक आती है डबल रूम में, 250 तक देता रहा, लेकिन आजकल यू कैन एक्सपेक्ट 300 से ऊपर।
350, 320, 330 ये आजकल कंपटीशन है फॉर डबल रूम, क्योंकि महंगाई की वजह से काफी मामला ऊपर चले गए हैं. एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोसरी यू कैन एक्सपेक्ट 150 यूरो, 150 यूरो के अराउंड. ट्रैवलिंग इज क्वाइट चीप फॉर अ स्टूडेंट, मतलब 15-20 यूरो में उसका मंथली पास बन जाता है. इट्स ओके. बाकी आपका जो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस यू नीड टू टेक मस्टली, वो 65 यूरो अ मंथ है फॉर अ स्टूडेंट. तो यही आपके एक्सपेंसेस है. मोबाइल 10-15 यूरो, 20 यूरो, इट्स अप टू यू. मीन्स के वो इजीली अपना कर लेते हैं, हाँ, अरेंज हो अगर जाता उनको बहुत ज्यादा कोई मसला ना हो तो इफ दे लिव सेंसिबली तो वो कर लेते हैं. मतलब 350 प्लस 150 आप ग्रोसरी डालो तो मतलब 500 यूरोज तो आपको ये चाहिए. 500 यूरोज के बाद आपको इंश्योरेंस 65 हर सूरत चाहिए. तो ये 565 हो गए. 565 प्लस ट्रैवलिंग और वो डालो तो 600, 610, 620 में आपका गुजारा हो जाता है. तो अगर आप 850 तक अर्न कर रहे हो तो बाकी यू कैन सेव फॉर योर फीस. और जैसे अगर मैं यूके की बात करूँ, आप स्टडी जब कंप्लीट करते हैं तो आपको ये 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं ताकि आप जॉब वगैरह सर्च कर सकें. तो इस तरह का कोई ऑस्ट्रिया में ऑप्शन होता है कि जब स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाता है उसके लिए कोई ऑस्ट्रिया में स्टे करने का कोई मौका होता है, कोई इस तरह का वीज़ा रूट है उनके लिए? डेफिनेटली यहाँ पे कोई वापस आने के लिए तो नहीं आता. वो उसका उसका मकसद तो यही सेटलमेंट होती है सब कुछ. तो यस, 1 ईयर यू गेट फॉर योर जॉब जॉब सर्च वीजा, मतलब जॉब सीकर वीजा भी जिसको बोलते हैं. वो आपको 1 साल का मिलता है. आप उसमें जॉब सर्च कर सकते हो और मोस्टली लोगों को मिल जाती है, क्योंकि यूरोप 24 Schengen स्टेट्स, यू कैन गो एनीवेयर एंड वर्क. तो बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाती है, बहुत सारों को बाहर भी मिल जाती है. डिपेंड्स. लेकिन पीएचडी करने में बहुत लोग नीदरलैंड जाते हैं. नीदरलैंड में बहुत लोगों को पीएचडीज मिल जाती हैं. मुख्तलिफ जगह पे मिल जाती हैं, लेकिन नीदरलैंड्स मेरे काफ़ी जानने वाले हैं. उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में कहीं पे भी जॉब्स मिल जाती हैं. जर्मन मार्केट बहुत बड़ी है, तो इट डिपेंड्स. मिल जाता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है. मीन्स के ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, अगर मैं यूके से कंपेयर करूँ तो ऑस्ट्रिया में आपको सेटल होने के थोड़ा-सा ईज़ी है, और एक्सपेंस भी हाँ चीज़. आपका यूके के एज़ हाँ, कंपैरिज़न आई थिंक हाँ, 50-60% लो ही जाता है. तो हाँ चीज़. यस, काफ़ी ईज़ी है. यहाँ पे अगर आपके पास जॉब है राइट आफ्टर योर स्टडी, जैसे मेरे पास थी, तो देन 5 ईयर्स में यू गेट योर पीआर, बट यू हैव टू पास दिस जर्मन B1 सर्टिफिकेट. ओके, वो तो हर कंट्री का होता है कि उसकी नेशनल लैंग्वेज आपको पास करनी पड़ती है एक सर्टेन लेवल तक. हुँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, सारे आई थिंक कवर अप हो गए. अगर कोई रह गया होगा तो मेल्स वगैरह मुझे आएंगी तो हम एक दोबारा से सेशन कर लेंगे. तो बिल्कुल. थैंक नो यू सो वरीज़. मच फॉर योर टाइम, सर, और वेलकम. काफ़ी अच्छा रहा ये सेशन. तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई क्वेरीज हैं तो आपको दोबारा से इनवाइट करूँगा. थोड़ा सा बिल्कुल, आपका टाइम. बिल्कुल. आई एम अवेलेबल, कोई मसला नहीं. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.